हाँ जी, सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स 17 जून के। तो सबसे पहले आज कौन सा करंट अफेयर आया हुआ था? तुम्हारी महाराष्ट्र में ना लूनर लेक है। ये लेक का ना पानी जो है वो पिंक हो गया अपने आप। जो पूरी लेक है वो पिंक कलर की हो गई है। मतलब ये साइंटिफिक फिनोमेना क्या है? और अचानक खुद ब खुद कुछ ही महीने डेढ़ महीने में अपने आप लेक कैसे पिंक होगी, ये अब मिस्ट्री बनी हुई है। ठीक है, तो इसके पीछे अब तुम्हारे जो नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग हैं, अब वो इसके ऊपर रिसर्च कैरी आउट करने लगे हैं कि इसका रंग क्यों चेंज हो गया। अलग अलग थ्योरीज हैं। एक तो नीरी के और दूसरे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दो इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च करने लगे हैं कि इसका रंग पिंक क्यों हो गया। मतलब पहले आम पानी जैसे ही था, मतलब लेक्स में वही ग्रीन कलर का दिखता था, पर पिंक यहाँ तो देखो कैसे हो सकता है। या तो इसके अंदर कोई जिसे कहते हैं बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए जो आंखों से नहीं दिखते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो पता चलेगा, पर माइक्रो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ये बड़ी कैटेगरी है। कोई ऐसे जानवर जो हमारी आंखों से नहीं दिखते, हमें टेलीस्कोप में देखना पड़ता है, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ऐसा ऑस्ट्रेलिया में भी एक लेक है जो पिंक कलर की है। ठीक है, वो नेचुरली बहुत हमेशा से वो पिंक कलर की रही है। तो वहां पे क्या है, वहां पे ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पूरी लेक में एक स्पेशल छोटा सा जानवर जैसा प्रेजेंट है, और वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जिसके कारण वो पूरी लेक पिंक दिखती है। उनका रंग पिंक है, इस कारण वो पिंक दिखती है पूरी की पूरी, बिकॉज वो सारे पानी में फैले हुए। तो हो सकता है कि वो हमारे पानी में भी फैल गए। दूसरा, इसे बोला जा रहा है कि इसमें एक यूनिक फिनोमेना हो रहा है जो पूरी अर्थ पे सबसे पहले लेक है जिसमें एक्सपीरियंस हो रहा है। वो है कि हमारे नीचे जो, मतलब लेक का जो खड्डा होता है, ये जो नीचे इसकी मिट्टी की जगह है, ये ना ग्लास बन रही है, इसके ऊपर ग्लास की एक परत चढ़ रही है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, इसके कारण ये लेक का रंग बदल गया। मतलब जैसे हमारा ग्लास होता है, उसके अंदर ये ग्लासिफिकेशन हो रही है। ग्लास की पूरी सरफेस एक तरह से ऑटोमेटिकली नेचर भी ग्लास बनाती है अपने आप बहुत जगह पे। ये होता क्या है, जो तुम्हारे इग्नियस रॉक्स होते हैं ना, जो लावा के फटने से, जो वॉल्केनो फटते हैं, उससे जब लावा निकलता है, उससे जो इग्नियस रॉक्स अंदर भी बन सकते हैं, अर्थ के बाहर भी बन सकते हैं। ये जो इग्नियस रॉक्स होते हैं ना, कई बार अगर ये बहुत हाई प्रेशर में दोबारा दब जाए तो ये ग्लास जैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने लग जाते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसके ऊपर, अभी ये सिर्फ थ्योरी है, ये नासा ने थ्योरी दी है हमारी लूनर लेक को लेके, कि यहाँ पे इसकी बिल्कुल सरफेस, यहाँ ऊपर ऊपर तो पानी है सारी जगह, कि इसके बिल्कुल बेड नीचे ग्लास बनने लग गया। ये किससे फीचर मिलता है ऐसा? जो मून पे खड्डे हैं ना हमारे चंद्रमा पे, मून पे जो खड्डे हैं, पूरे मून खड्डों से भरा हुआ है। ये मून की सरफेस जो खड्डे हैं उसके ऊपर ये फिनोमेना होता रहता है। बहुत सारे मून पे खड्डे हैं जो ग्लास जैसे बन चुके हैं, ठीक है, अंदर से। तो इस कारण शायद इसके अंदर भी वही हो रहा है, ये नासा का मानना है। अगर ये सच हुआ तो मून के बाद अर्थ पे ये पहली लेक होगी जिसके ऊपर ये फिनोमेना होगा। तो एक्चुअली हम मून की सरफेस को भी और बेटर स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि बिना ट्रैवल किए तुम्हें वहाँ की सरफेस की कंडीशंस यहाँ पे मिल रही है। और अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी और चीज़ के कारण है, तो देखना पड़ेगा कि ह्यूमंस ने कोई पोल्यूशन किया है जिसके कारण ये बढ़े हैं, जो नेचुरली आए हैं। तो अभी इसके बाद रिसर्च कैरी आउट होनी है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना है कि अब रिसर्च शुरू होने लगी है इस पे। क्लियर? कुछ पॉइंट्स लूनर लेक के तुम्हें डायरेक्टली पूछा जा सकता है, लूनर लेक
किस टाइप की लेक है और वो कहाँ पे है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। डिस्ट्रिक्ट याद करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली महाराष्ट्र में ये लेक सिचुएटेड है। ठीक है, अब ये ना एक क्रेटर लेक है। सबसे पहले अब लेक्स किस किस टाइप की होती हैं। देखो, एक लेक्स होती हैं जहाँ पे कई बार क्या होता है, ग्लेशियर्स, पुराने ज़माने में हम पढ़ते हैं ना कि आइस एज रही है, पूरी अर्थ पे बर्फ जमी हुई थी। तो जब बर्फ जमी हुई थी अर्थ के ऊपर, धीरे धीरे जब गर्मी बढ़ने लगी, सारे अर्थ में से पानी, आइस पिघलती गई और पानी बनता गया। तो धीरे धीरे ना ग्लेशियर्स की मूवमेंट समुंदर या किसी लो लाइन जगह की तरफ मूव करती होती है। तो इससे होता क्या है कि पीछे ना, जब भी ग्लेशियर, हम जब पहाड़ों पे भी देखते हैं कहीं पे हमें ग्लेशियर होता है ना, ग्लेशियर कभी एक जगह पे कभी नहीं रुका होता, वो थोड़ा थोड़ा करके हमेशा लगातार मूव कर रहा होता है। ये हमें कैसे दिख सकता है, लेट्स सपोज ऐसे ना, नदी के फॉर्म जैसा दिखता होता है, जमी हुई नदी पहाड़ों में ग्लेशियर जैसी दिखती है। इसके ना यहाँ पे एक फ्लैग जैसा लगा दो, एक रस्सी से जो तुम्हारी नॉर्मल ज़मीन है उसके ऊपर एक फ्लैग लगा दो। कुछ टाइम बाद देखना, ये दोनों जो फ्लैग्स लगे हुए हैं ना, ये मुड़ जाएंगे, क्योंकि ये वाला फ्लैग आगे मूव कर चुका होगा। ग्लेशियर लगातार मूव करते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब ग्लेशियर मूव कर रहे होते हैं ना, ये नीचे रगड़ रगड़ के सरफेस को, नीचे जो पत्थर है उन्हें घिस घिस के खड्डा कर देते हैं। ओवर द टाइम क्या होता है, कोई ना कोई ग्लेशियर ही उसमें मेल्ट होके पानी भी भर देगा और वो बन जाएगी, उन वैसी लेक्स को हम कहते हैं कि वो बन गई हैं ग्लेशियर लेक्स। ठीक है, मैं अलग अलग लेक्स के टाइप बता रहा हूँ एक बारी। कई ये ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में डिटेल में भी आती हैं सारी चीज़ें। अभी बिकॉज करंट अफेयर में आया तो हम साथ के साथ थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। दूसरे टाइप की लेक्स जिनका नाम होता है ऑक्स बॉ लेक्स। ऑक्स बॉ लेक, ऑक्स बॉ लेक का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज यहाँ से ना एक नदी जा रही थी, नदी में पानी बह रहा था। ओवर द टाइम क्या होता है कि यहाँ पे क्योंकि पानी इस कोने टकराता जा रहा है ना, इस कोने को बड़ा करता जाता है पानी, ये कोना बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे। ओवर दी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का प्रोसेस है ये, कि पानी लगातार, बिकॉज पानी जहाँ जहाँ पे टकराता है सीधा आके, वहां पे ऑब्वियसली मिट्टी को वो अपने साथ उखाड़ के ले जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी जगह उखाड़ उखाड़ के साइड पे कर रहा है ना, और आगे मिट्टी दोबारा लेके जा रहा है ना। तो ये जो कोना इस साइड को एक्सटेंड होता जा रहा है, एक टाइम पे पानी के लिए इतना दूर हो जाएगा कि यहाँ बीच में मिट्टी दोबारा डिपॉजिट होने लग जाएगी। धीरे धीरे ये मिट्टी इस एरिया को काट के नदी की डायरेक्शन ऐसी कर देगी। तो ये जो डीप कोना बनाया था, यहाँ क्या होता है, कई बार अंडरग्राउंड पानी इस लेक में भरता रहता है। और ये होता क्या है, अब दिखने में कैसी दिखती है, कि यहाँ से एक नदी जा रही है, ये तुम्हारी रिवर है, और इससे थोड़े से डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे कई बार लेक्स बन जाती हैं। जब भी ऐसी लेक्स बनती हैं जो कभी रिवर के फ्लो के कारण बनी है, इन लेक्स को कहते होते हैं कि ये ऑक्स बॉ लेक्स है। ठीक है, तो कोशिश करो कनेक्ट करने की, कोई बात नहीं, नहीं तो ये ज्योग्राफी में डिटेल में आता है जब हम पूरे रिवर का कोर्स पढ़ते हैं। इसे कहते हैं ऑक्स बॉ लेक। अगली लेक जो होती है, लेट्स सपोज जैसे अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, कई बार ना जमीन के अंदर मिट्टी धंस जाती है। इतना एरिया, लेट्स सपोज आसपास के एरिया से थोड़ा नीचे दब गया मिट्टी की, जब अर्थक्वेक आया ये एरिया नीचे गिर गया, और आसपास का मतलब एरिया उठा हुआ है, ये नीचे इतनी जगह पे मिट्टी धंस गई। अब कहीं से लेट्स सपोज कोई ग्लेशियर का पानी मेल्ट होके आ रहा था, या ओवर द टाइम बारिश का पानी, वो धीरे धीरे इस एरिया में भरता रहेगा। या कोई पास से नदी जा रही थी, नदी का पानी इसके अंदर एंटर करने लग गया, ये पूरे एरिया में पानी भर जाएगा, है ना।
पर ना इसे अब ग्लेशियर ने बनाया, सिर्फ वो पानी भर रहे हैं ना इसके अंदर, ना ग्लेशियर ने बनाया है ना इसे रिवर ने बनाया। बनाया किसने है? अर्थक्वेक ने। अर्थक्वेक के कारण मिट्टी दबी, तब जाके ये बना। इसे कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक का मतलब होता है कि जब ये प्लेट्स मूव करती हैं, इसके कारण कहीं से अगर मिट्टी धंस गई या गैप आ गया अर्थ के अंदर, वहां पे पानी भर गया और टेक्टोनिक लेक बन गई तुम्हारी। उसके बाद तुम्हारी क्रेटर लेक इस क्राइटेरिया पे आते हैं। ये सबसे आसान है बननी। अर्थ की सरफेस फ्री बैठी हुई थी, एक स्पेस से पत्थर आता है, मिटियोर आता है, और अर्थ सरफेस के ऊपर आके मिटियोर गिरता है। उसका वजन और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि अर्थ के ऊपर खड्डा हो जाता है। ठीक है, पूरा कोई स्पेस से इतनी स्पीड से पत्थर अर्थ के ऊपर आएगा, अगर वो जला नहीं एटमॉस्फेयर में, तो अल्टीमेटली वो अर्थ के ऊपर आ गिरेगा। और अगर पत्थर बहुत बड़े साइज का है तो बहुत बड़ा ऐसे खड्डा कर देता है और सारी मिट्टी आसपास उछाल देता है। अब ओवर द टाइम, ओवर द एजेस, शायद इसमें ग्राउंड वाटर इसमें से बाहर आने लग जाए, या बारिश के कारण, या कहीं और कहीं से पानी का सोर्स आया, ये जो खड्डा इसने बनाया था इसके अंदर पानी भर गया, तो ऐसे ये सर्कल जैसी हवा से लेक दिखती होती है ऊपर से। इन्हें कहते हैं क्रेटर से बनी हुई लेक्स हैं। कहीं पे इनके ऊपर आके कभी मिटियोर गिरा है और फिर ये खड्डा हुआ है, इसे तुम कहोगे कि ये क्रेटर लेक है। ठीक है, मिटियोर्स के कारण जो खड्डे होते हैं उसे क्रेटर लेक कहते हैं। लगातार अर्थ के अंदर पत्थर एंटर करते रहते हैं, पर होता क्या है, ज्यादातर पत्थर एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं। हमने वो फिनोमेना कभी ना कभी तो देखा ही होगा, जिसे कहते हैं कि टूटता तारा। ठीक है, शूटिंग स्टार इंग्लिश में, और टूटता तारा आम जो लैंग्वेज में यूज किया जाता है। वो एक्चुअली कोई स्टार नहीं टूट रहा होता। वो होता क्या है, वो यही मिटियोर जो पत्थर होते हैं, ये जैसी अर्थ का एटमॉस्फेयर एंटर करते हैं, इन्हें ना आग लग जाती है। बिकॉज गैसेस का प्रेशर इतना होता है कि इन्हें आग लग जाती है फ्रिक्शन के कारण। वो आग ही हमें वो टूटता तारे के तौर पे दिख रही होती है। तो वो लगातार क्या है, वो जल रहा होता है, जल जल के वो छोटा होता जाता है। पर जो बहुत ही बड़े साइज का अगर पत्थर अर्थ को एंटर करेगा, वो जल जल के भी इतने साइज का बचता है कि वो एंड में अर्थ सरफेस के ऊपर आके गिर जाए, उससे क्रेटर बन जाते हैं। ठीक है, अब जो लूनर लेक है वो हमारे, सर जी जी, सर वो वोल्केनोस की भी क्रेटर लेक होती है ना? नहीं, वॉल्केनोज के भी क्रेटर बनते हैं। ठीक है, और उससे भी लेक बन सकती है, बिल्कुल वो भी फिनोमेना सही है। होता क्या है, वॉल्केनोज से कैसे बनता है ये, ओहो इसको ऊपर से ओपनिंग करना भूल, हाँ, ये किसी टाइम पे लेट्स सपोज वॉल्केनो का पहाड़ था, यहाँ से ये लावा इसके अंदर पनप रहा था। ठीक है, मूवीज में देखा ही होगा कहीं ना कहीं, ऐसे यहाँ पे लावा इकट्ठा होता है। ओवर द टाइम क्या होता है, ये ना फट फट के ये सारा पहाड़ ऐसे ही क्रिएट हो रहा होता है, इसके आसपास लेयर बनाता जाता है। एक हाइट आएगी जब जाके ना इसे ऊपर जाने की स्पेस नहीं मिलेगी, तो ये यहीं पे जमना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे ये जम जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पे ये खड्डा बन गया ना, अगर ये नीचे से किसी भी कंडीशन कारण, शायद नीचे से ये फ्लो टूट गया हो, नीचे से लावा की सप्लाई बंद हो गई हो, यहाँ इतनी हाइट तक चला गया कि अब ये जम चुका है। अब ये वॉल्केनो जब ठंडा पड़ जाता है, जिन्हें कहते हैं कि अब इनएक्टिव हो गया, पर ये ऊपर पहाड़ के ऊपर ऐसे खड्डा तो रह गया ना। अब इसमें क्या होता है, ओवर द टाइम फिर शायद किसी बारिश या किसी कंडीशन के कारण यहाँ पे पानी भर जाता है। इन्हें भी तुम क्रेटर लेक्स कह सकते हो। क्रेटर होता क्या है, क्रेटर खड्डे को कहते हैं। किसी भी कंडीशन के कारण बहुत बड़ा कोई खड्डा बन जाए। बहुत बड़े खड्डे अर्थ के ऊपर सिर्फ दो कंडीशन कारण बनते हैं, या तो वॉल्केनो या तुम्हारा कोई मिटियोर आके गिरे। ठीक है, हाँ, तो हमारी जो लूनर लेक है ये हमारी नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। बेसिकली है क्या, हमने कुछ ज्योग्राफी की जो अर्थ, हाँ, हमारे इंडिया में कुछ ज्योग्राफी की साइट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमने उन्हें नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट का टैग दे दिया।
उनमें से एक टैग इसे मिला हुआ है। ये क्या है, इनकी पूरी डिटेल याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना लूनर लेक नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट आती होती है। ये सेलाइन है, मतलब मीठा पानी नहीं है इसमें, और इससे सोडा कलेक्ट होता है, तो ये अल्कलाइन है। मतलब दो टाइप की हम चीज़ें पढ़ते हैं ना, एक होते हैं एसिडिक और एक होते हैं बेसिक। पीएच लेवल जब केमिस्ट्री करते होते थे हम पीएच यही देखते थे ना कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। सोडा कारण ये मतलब कि तुम्हारा बेसिक है ये, ठीक है। इसका पानी जो है एसिडिक नहीं है, बेसिक है, पर सेलाइन है, मतलब नमक मिला हुआ है उसके अंदर। तो आम कोई पर्सन नहीं पी सकता लूनर लेक का पानी, क्योंकि नमकीन है पानी, ठीक है। हम नमकीन पानी नहीं कंज्यूम कर सकते एज अ ह्यूमन। तो बस यही सारे आगे पॉइंट्स दोबारा से लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे पॉइंट्स। ये 1851 में ब्रिटिशर्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। आज के टाइम पे जो हमारी सेंटर की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके अंडर ये काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है जो, उसके अंडर ये काम करती है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है दुनिया का भी और इंडिया का भी, ठीक है। इसका बेसिक पर्पस क्या है कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है, जियोलॉजिकल फीचर्स हैं, उन्हें स्टडी करके, जैसे कि मिनरल्स कहाँ पे मिलेंगे, पानी कहाँ पे कैसा है, ठीक है। और लेट्स सपोज ग्राउंड वाटर है, जैसे ग्राउंड वाटर का भी लेवल होता है हर जगह, कितने नीचे तक खुदाई करनी पड़ेगी कि तुम्हें ग्राउंड वाटर जाके मिले। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऐसी चीज़ें स्टडी करके सरकार को रिपोर्ट देता है, इंडस्ट्रीज को रिपोर्ट देता है, और जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसे पब्लिश करता है, ठीक है। तो सबसे मेन एडवांटेज किन इंडस्ट्रीज को होता है? स्टील की इंडस्ट्री को, स्टील की सॉरी तुम्हारे आयरन के कोर्स कहाँ कहाँ मिलेंगे वो सब कुछ बताता है। कोल के को कहाँ पे माइन बनानी चाहिए वो बताते हैं, अलग अलग मेटल्स की, सीमेंट की, पावर इंडस्ट्रीज, इन सारी चीज़ों की इंडस्ट्रीज कहाँ लगानी चाहिए उसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट ये सबमिट करता है, जिसके अकॉर्डिंग ही बाद में माइनिंग शुरू की जाती है। तो लास्ट में तुम्हारे नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स, ये मैंने तुम्हें बताया कि हमारे जोग्राफिकल एरियाज हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं और हेरिटेज के हैं। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे टैग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगता है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी ऊपर पड़ी वो देती है इसे टैग, ताकि इन्हें मेंटेन, प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जा सके एज अ जियो टूरिज्म। लोग घूमने जाएंगे अगर कोई बहुत ही ज्योग्राफी के लिए खास चीज़ है, लेट्स सपोज अब यही होता है कि जो लेक है वो हार्मफुल नहीं है लोगों के लिए, और वहाँ पे वो पिंक लेक देखने लोगों में अपने आप एक्साइटमेंट जागेगी। तुम खुद देख सोचो कि कहीं का पानी अब पिंक है, तुम भी तो देखना चाहोगे, तो और ज़्यादा लोग वहाँ पे जाने लगेंगे। तो ऐसी जगहों को स्पेशल रिकॉग्नाइज करने के लिए, ताकि और टूरिस्ट वहाँ पे जाए, उसे कहते हैं, तो मतलब उन जगहों को हम जियोलॉजिकल हेरिटेज टैग दे देते हैं, ठीक है। क्लाइमेट रिपोर्ट प्रिडिक्ट्स हॉटर रेनियर डेज। देखो ये ना कई बारी यूपीएससी ट्रेंड्स के क्वेश्चन पूछ लेता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, मतलब किसी न किसी रिपोर्ट के बेसिस पे, थोड़ी सी फॉरकास्ट के, नहीं तो ये तुम्हारे मेंस में तो यूज हो ही सकता है। देखो तुम्हारा इस टाइम क्लाइमेट चेंज और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, इन दोनों की प्रॉब्लम है ना, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्योंकि सारी अर्थ में गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, हमारे सीजन सारे हिले पड़े हैं। जैसे कि इस बारी सर्दी देख लो मार्च तक रही थी, ठीक है, ठंडी मार्च तक आई, तो कहाँ पे जान में ख़त्म हो जाती थी। तो ये सारे फैक्टर्स लॉन्ग टर्म में इंडिया के ऊपर क्या असर दिखाने वाले हैं। इंडिया में बेसिकली अब दो चीज़ें बढ़ने वाली हैं आने वाले पूरी सेंचुरी में, मतलब 2100 जो ईयर आएगा, साल, अभी तो हम 2020 में हैं, 2100 जो ईयर आएगा तब तक पहुंचते पहुंचते इंडिया में क्या क्या और चेंजेस आने वाले हैं, लगातार क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। जो हमारे दिन हैं वो गर्म होते जाएंगे कंपैरेटिवली, यानी कि जैसे
नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो समर्स में 45 डिग्री प्लस आम चला जाता है, तो धीरे धीरे हम 50 भी क्रॉस करने लग जाएंगे कई कई जगहों पे। ठीक है, 48 तक भी चला जाता है, तो अब 50 भी धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि इस साल क्रॉस कर रहे हैं, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाएगी। दूसरा इसके साथ एक और फैक्टर हो रहा है कि हमारे आने वाले टाइम में जहाँ पे बारिशें होती हैं इंडिया में, जहाँ पे मानसून आता है, कई जगह पे मानसून का असर ही बहुत कम होता है, जहाँ जहाँ मानसून आता है वहाँ पे मानसून बढ़ जाएगा, मतलब बारिशें और ज़्यादा होंगी, बहुत तेज़ होंगी, जिसके कारण फ्लड जैसे चांसेस भी बढ़ेंगे। दूसरा, जहाँ पे पहले ही मानसून की बारिश कम होती है, जैसे जो ये साउथ इंडिया का पार्ट देखते हैं ना, ये जो सेंट्रल वाला इतना पार्ट है, यहाँ पे ना बहुत ही कम बारिश होती है। राजस्थान में भी कम होती है और यहाँ पे भी बहुत कम होती है। ये मतलब पूरी ऐसे बेल्ट इंडिया की एक्सटेंड होती है जहाँ पे बारिश कम है। अब इस बेल्ट में क्या होगा, यहाँ पे और ज़्यादा सूखा पड़ने लग जाएगा, जिन्हें कहते हैं ड्रॉट्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जहाँ पे बारिश कम होती रहेगी, जहाँ पे बारिश पहले अच्छी, जिसे कहते थे कि अच्छी बारिश होती है, वहाँ पे फ्लड वाली बारिश भी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो हमारी दोनों साइड मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। फ्लड्स भी एक ही टाइम पे इंडिया में कई जगह पे फ्लड भी आ रहे होंगे, कई जगह पे सूखा भी पड़ जाएगा। इससे एक चीज़ जो तुम्हें बतानी बहुत ज़रूरी है, इंडिया का ना एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन है। हम क्या करना चाहते हैं, ये मैं रफली, मुझे पता नहीं सुंदर बना, ये हमारा इंडिया लगा लो, नहीं अच्छा बना। ठीक है, तो गुजरात ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, इस कारण गुजरात से ही शुरू करते हैं। मैं दोबारा बना देता हूँ। चलो, पहले से बेटर है। हाँ, अब इंडिया को लॉन्ग टर्म में क्या इशू है, इंडिया को ना दो बड़ी प्रॉब्लम जो आने वाले टाइम में आने वाली है, इंडिया की सरकार को पता है। एक तो हमारे एरिया में फ्लड्स बहुत आने वाले हैं, और जहाँ पे सूखा बढ़ता है वो भी बढ़ने वाला है। तो इंडिया ने ना एक प्लान बनाया है, लेट्स सपोज ये तुम्हारी यहाँ से इंडस, ये सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज जा रही हैं। ठीक है, यहाँ से ये तुम्हारी गंगा की रिवर्स, यमुना, ये सारी यहाँ से फ्लो कर रही है ना, यमुना यहाँ जोड़ ली। हाँ, ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, इंडिया में ब्रह्मपुत्र, मतलब हमारे जितनी नदियां हैं, हमारा लॉन्ग टर्म में इंडिया का क्या प्रोग्राम है कि हम कैसे फ्लड्स, फ्लड्स भी नदियों में आते हैं, ड्रॉट्स वहां आते हैं जहाँ पे नदियों का, या तो नदियों में पानी कम है या नदियों का एक्सेस नहीं है। तो इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जिसे कहते हैं रिवर इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट, कह लो आगे। इसमें हमने क्या करना है, ये सारी नदियों को ना आपस में कनेक्ट कर देना है, अलग अलग कैनाल्स बना के सारे इंडिया में ऐसा एक नेटवर्क बना देना है, जिसमें नदियों का पानी जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से कम वाले एरिया में भेजा जा सके। ठीक है, तो जहाँ पे लेट्स सपोज ब्रह्मपुत्रा में हर साल फ्लड आते आते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा ऐसी नदी है नॉर्थ ईस्ट में हर साल फ्लड लेके आती आती है, इसका पानी हम इन केनाल से ये सेंट्रल इंडिया में भेज सके एक ही टाइम पे, तो यहाँ पे फ्लड आने बंद हो जाएंगे, यहाँ के लोगों को पानी मिल जाएगा। वही चीज़ अगर यूपी बिहार में फ्लड आ रहे हैं और राजस्थान तुम्हारा पता है सूखा इलाका है, यहाँ पे पानी भेजा जा सके, तो अपने आप इंडिया में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरे में लॉन्ग टर्म में क्या होगा, हमारे जैसे हम अभी ट्रैवल करते हैं, एक तो हम रेलवे से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अगर तुम ट्रेन से जाओगे, अगर सड़क से जाओगे उसे कहते हैं कि तुम रोडवेज से जा रहे हो। ठीक है, चाहे अपनी कार से जा रहे हो चाहे किसी भी ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, रोडवेज हो गया। हम लॉन्ग टर्म में इंडिया में एक तीसरा मीडियम अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है, पर सारे इंडिया में इसका नेटवर्क नहीं है, ये क्रिएट हो जाएगा, सारे इंडिया में वाटर वेज क्रिएट हो जाएगी। तो
चाहे हम लोग ना ट्रैवल करें इससे, पर जो हमारे कार्गोज हैं, जैसे हमारी सारी शिपमेंट्स हैं, जो हमारे ट्रक चलते हैं, रोड से उनका सारा वेट खत्म हो जाएगा और वो सारा वाटरवेज से जाने लग जाएगा। हमारा ये सोचना है लॉन्ग टर्म में। ऐसा क्यों, रोडवेज से क्यों खत्म करने की कोशिश है? बेसिकली जब भी रोड से कार्गो जाते हैं ना, जो तुम्हारे ट्रक जाते हैं, ये सबसे महंगा तरीका है कार्गो भेजने का। सबसे सस्ता तरीका हमेशा कोई भी कार्गो भेजने का तरीका होता है वाटरवेज से। तो पानी के अगर कैनाल्स बन जाएंगे तो अपने आप आसान हो जाएगा, पर ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है, इस कारण बहुत सालों से रुका पड़ा है। पर गवर्नमेंट के, ये तुम्हें साल में जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे, साल में कहीं ना कहीं इसका करंट अफेयर जरूर दिखेगा कि वाटरवेज के ऊपर, वाटरवेज नहीं, नेशनल इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के ऊपर कोई ना कोई बात हुई है। तो सरकार करना चाहती है, पर एक तो पैसे बहुत ज्यादा लगने हैं, ट्रिलियन डॉलर्स का खर्चा है इसमें, और हमारे पास खैर अभी इंडिया के पास उतने पैसे भी नहीं है। और दूसरा, हम हमें ये नहीं पता कि अगर हम ये प्रोजेक्ट गो थ्रू करवा दें, लेट्स सपोज हमने बनवा भी दिया सारा, उसके बाद इन्वायरमेंट पे क्या असर होगा, ठीक है? क्योंकि बीच में तुम जंगलों के बीच में से पानी पास करवाओगे, सूखे इलाकों में पास करवाओगे। अब होगा क्या, जहाँ पे ओरिजिनली सरप्लस पानी रहता होता था, वहां पे पानी थोड़ा सा तो कम होगा अगर दूसरी जगह तुम बढ़ाना चाहोगे तो जब ये बैलेंसिंग एक्ट होगा, इसमें अपने आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। हमें वो चेंज नहीं पता, इस कारण हम इसमें अभी रिस्क नहीं ले रहे। अभी और ज़्यादा स्टडी कंडक्ट करवाई जा रही है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट बारे सोचा जाएगा, ठीक है? ये जो हाइपोथेसिस पूरा बनाया है, जिसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि हमारे दिन गर्म होते जाएंगे, बारिशें बढ़ती जाएंगी, ड्रॉट्स आते जाएंगे, इस पूरे मॉडल को, हाइपोथेसिस का मतलब होता है पूरा कोई, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि कोई तुमने सिचुएशन सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर इमेजिन की है, अभी वो हो ही नहीं है, और कोई सब्सटैंशियल प्रूफ नहीं है कि वो होगी या नहीं होगी। इसका नाम, इस हाइपोथेसिस का नाम है RCP 8.5। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली तुम्हें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। RCP 8.5 वर्ड जो रिसेंटली न्यूज में था, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो उसमें कहीं ना कहीं एक ऑप्शन होगा, कोई क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग, या इंडिया के ड्रॉट और फ्लड से रिगार्डिंग, ऐसी कोई चीज़ के रिगार्डिंग, वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है? अब इस न्यूज़ में जो दो और चीज़ों के नाम आए हुए थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है जो पुणे में बेस्ड है। ऐसे PCS जैसे पेपरों में क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है। इसका बेसिकली काम क्या है, इंडिया के जो मॉनसून का पैटर्न है, और उसके ऊपर मॉनसून ही, बिकॉज इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मेजर बारिश है वो मॉनसून लेके आता है। हमारा ज़्यादातर एग्रीकल्चर भी जो है वो मॉनसून पर डिपेंडेंट है। अच्छा मॉनसून होगा तो इंडिया में क्रॉप अच्छी होगी, क्रॉप अच्छी होगी तो हमारे किसानों को पैसा मिलेगा, नहीं तो पता ही है किसानों के अपने बहुत सारे इश्यूज हैं जिन्हें सरकार वैसे रिजॉल्व नहीं कर पा रही है, ठीक है? तो मॉनसून हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें लॉन्ग टर्म प्रिडिक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में मॉनसून किस ट्रेंड में जा रहा है, हमें पता तो हो हमारे पास पानी अवेलेबल कितना रहेगा, ठीक है? तो इस कारण मॉनसून को स्टडी करना, मॉनसून के कारण इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ता है। अब इनके पास ये मॉनसून का पैटर्न, मॉनसून कब आने वाला है इंडिया में, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके लिए दो कंप्यूटर हैं इनके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है आदित्य, अब ये थोड़ा पुराना हो गया है, पर ये लार्जेस्ट कंप्यूटर है जो कैलकुलेशंस करता है सारा। मतलब ऐसे होता है कि जैसे सारा बादलों का डेटा, हवा कहाँ से कहाँ चल रही है, हवा में मॉइस्चर कितना है, सारा डेटा एनालिसिस करके ये बताता है कि किस दिन कहाँ पे बारिश पहुंचेगी, कहाँ पे मानसून पहुंचेगा। धीरे धीरे इंडिया में एडवांस करता है ना। 1 जून को इंडिया में मानसून शुरू होता है और पूरे इंडिया को कवर करते करते 15 जुलाई हो जाती है, जब पूरे इंडिया में मानसून फैल जाता है। जैसे जिस इलाके में हम रह रहे हैं, अ, चंडीगढ़, पंजाब, ये पूरा एरिया है, हमारे प्रॉपरली जो मानसून आता है वो 15 जुलाई के बाद आता है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना।
अब किस ईयर में ये बना, 62 में, ये डेट नहीं याद करने की पूरी जरूरत होती, बस साल मैक्सिमम। दूसरा कंप्यूटर जो था वो था प्रत्यूष। ये क्या है, ये हमारे इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, और इंडिया का जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो प्रत्यूष है। तो हमारा जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो एक्चुअली काम क्या करता है, वो हमें वेदर फोरकास्टिंग कि कब कहाँ पे बारिश होने वाली है, ठीक है, कैसा मौसम रहने वाला है, उस सारी चीज़ों के लिए प्रत्युष और आदित्य दोनों इस चीज़ के लिए काम करते हैं। प्रत्युष फास्टेस्ट है, इसकी स्पीड भी याद रखना 6.8 पेटाफ्लॉप्स है। ये मतलब बहुत तेज स्पीड होती है। हमने पूरी टर्मिनोलॉजीज में नहीं जाना, अब ये नहीं कि अलग अलग स्पीड्स की डेफिनेशंस याद करने लग जाओ। तुम्हें डायरेक्टली पूछा जाएगा इसकी स्पीड, मतलब पीसीएस में तुम्हें डायरेक्टली, पीसीएस एचएएस इन सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि प्रत्युष की स्पीड कितनी है। यूपीएससी में यही चीज स्टेटमेंट बन के आ जाएगी, प्रत्युष हैज अ स्पीड ऑफ, लेट्स सपोज पेपर में लिख दिया 4.8, पर तुमने करंट में पढ़ा है 6.8 है, तो 4.8 वाली स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है, सिर्फ 6.8 वाली स्टेटमेंट सही है। क्लियर। अब ये जो हमने फास्टेस्ट कंप्यूटर बनाया, इसके कारण इंडिया दुनिया की 4th कंट्री बन गई है जिसके पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज है। मतलब दो है ना, एक आदित्य भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, ये आदित्य HPC लिखा है ना, इसका मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, और दूसरा प्रत्युष भी है। दुनिया की सिर्फ 4 कंट्रीज के पास ये टेक्नोलॉजी है, उनमें से एक इंडिया है, बाकी जापान, यूएसए और यूके। चाइना के पास, रशिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ दुनिया की 4 कंट्रीज के पास है, वो ये है। दुनिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर एक्चुअली चाइना में है, ठीक है, पर वो वेदर का काम नहीं करता, हमारे वाले वेदर का काम करते हैं, ठीक है, डेडिकेटेड टू वेदर। ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। हाई हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और कंट्रीज में भी है, पर वो डेडिकेटेड टू वेदर नहीं है, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट आती है कि इंडिया 4th कंट्री ही है जहाँ पे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, आगे वाली लाइन लेट्स सपोज नहीं लिखी, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये लाइन होनी बहुत ज़रूरी है कि वो डेडिकेटेड टू वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च है, ठीक है, फिर वो लाइन सही होगी। देखो हल्का सा ट्विस्ट करते हैं तुम्हारे सेंटेंस में, उसी से ही एक सही और गलत स्टेटमेंट में फ़र्क बदल जाता है, तो लाइनों को ध्यान से पढ़ना। फिर तुम्हारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी इसमें नाम आया था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ी हुई बॉडी है जो दुनिया में अवेयरनेस, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और काम करती है, ठीक है। ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज, इट्स नेचुरल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ये सब कुछ की अवेयरनेस फैलाने के लिए दुनिया में काम करती है। इसे 1988 में और वर्ल्ड की 2 ऑर्गेनाइजेशंस है, उन दो ने मिलकर बनाया था। कौन सी थी, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इन दोनों के बारे इन्वायरमेंट सब्जेक्ट में पढ़ते होते हैं, तो बस अभी करंट अफेयर में जितना इंपॉर्टेंट है लाइन टू लाइन वैसे ही याद रखो, ये सब कुछ इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट में डिटेल में आता होता है, ठीक है। अब इसमें बस आगे यही सारे पॉइंट्स लिखे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये अपनी खुद की रिसर्च नहीं कैरी आउट करता, ये बाकी साइंटिस्ट की जो रिसर्च होती है, रिसर्च इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट कोई भी कर सकता है। आईपीसीसी क्या करता है, किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च कैरी आउट की है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसी किसी चीज़ के ऊपर, उसे रीपब्लिश करता है। अब जब कोई चीज़ आईपीसीसी द्वारा रीपब्लिश की जाती है ना, अगर आईपीसीसी के साइंटिस्ट को लगता है कि हाँ ये अच्छी रिपोर्ट है, अगर वो दोबारा उसे पब्लिश करेंगे तो सरकारों का, तुम्हारी दुनिया के लोगों का, इन सब का ध्यान जाता है उस रिपोर्ट की तरफ। इस कारण ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये खुद रिसर्च नहीं कैरी आउट करती, ये बाकी साइंटिस्ट की रिसर्च को ही दोबारा से पब्लिश करती है, ठीक है, उन्हीं के नाम से, उसी साइंटिस्ट के नाम से दोबारा से पब्लिश करती है। क्लियर है, ये है पूरा ये करंट अफेयर। तो आगे अगला तीसरा जो करंट अफेयर था, 3 ही करंट अफेयर थे आज के, तीसरा करंट अफेयर जो था वो गुवाहाटी, जो तुम्हारे सामने है कैपिटल, उसके रिगार्डिंग आया हुआ था कि गुवाहाटी में अर्बन जंगल कैसे बनता जा रहा है।
अर्बन जंगल का क्या मतलब होता है? देखो, हमने क्या किया है ओवर द टाइम, फॉरेस्ट काट दिए, तो अब जानवर कहाँ जाएंगे? अब वहां पे क्या हुआ है, गुवाहाटी में बहुत जगह पे जो कुछ जानवर सिर्फ असम के एरिया में ही पाए जाते थे, वो अब उनके शहरों में भी पाए जाते हैं, और वो ह्यूमंस के साथ कहीं ना कहीं लगातार इंटरेक्ट करके जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस को हार्म कर रहे हैं, बल्कि ह्यूमंस ही कई बार उन्हें हार्म कर देते हैं। ठीक है, पर ये है नए जमाने का अर्बन जंगल, जहाँ पे लोग भी रह रहे होते हैं, छोटा मोटा शहर भी, छोटा और या बड़ा भी शहर हो सकता है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके साथ साथ तुम्हारे उसी के अंदर ही जानवर भी रहने लगे। मतलब बड़े साइज के जानवर ऑब्वियसली नहीं रहते, क्योंकि इंसान उन्हें वहां रहने नहीं देंगे। छोटे जैसे रेप्टाइल्स हो गए, वैसे के जानवर वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, और बाकी सारे आसपास के जो जंगलों का एरिया है वहाँ, बड़े जानवर हमेशा जंगलों में पाए जाएंगे, बड़े जानवर नहीं आते बाहर। पर छोटे मोटे जानवर तुम्हारे अलग अलग टाइप के, जैसे फ्रॉग ही हो गए, फ्रॉग की बहुत वैरायटी है, तो असम में वैसे बहुत सारे फ्रॉग पाए जाते हैं। फिर स्नेक्स हो गए, हर स्नेक ज़रूरी नहीं है कि जहरीला हो। जैसे असम में लोकल वैरायटी जो है वहाँ की, वहाँ पे सिर्फ 6 टाइप के स्नेक पाए जाते हैं, उन 6 में से 3 जहरीले नहीं हैं। और शहरी, ये जो अर्बन जंगल है, उसमें ज़्यादातर वो 3 स्नेक ही पाए गए हैं। ठीक है, 90% केसेस। तो इससे जो हमारे इम्पोर्टेंस में आ गया, इन्होंने जो चीज़ मेंशन की हुई थी, इन्होंने एक लेक बारे मेंशन किया हुआ था, जो असम के वही लेक है, दीपोर भील। ये इंटरनेशनल एक कन्वेंशन है रामसर, इसे कहते हैं। मतलब कोई भी तुम वाटर बॉडी को रामसर का टैग दिलवा सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और तुम इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। मतलब सरकार हमारी इसका टैग इंटरनेशनली दिलवा देगी, तो होगा क्या, रामसर पे आने के बाद एक तो ये दुनिया के नक्शे पे आ जाएगी कि इंडिया में ये वाली लेक फेमस है। इंडिया में और भी है, सपोज ये वाली लेक फेमस है। ठीक है, यहाँ साइड पे पड़ गई ये तो। ठीक है, दूसरा, जब तुम इंटरनेशनली किसी लेक को कमिट कर देते हो कि ये वाली लेक देखो, तो तुम इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान खींच रहे हो उसकी तरफ। तो होगा क्या, तुम्हें अब उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो एक तरह से सरकार ऐसा क्यों करती है? अगर सरकार को लगता है कि आने वाले टाइम में शायद ये लेक संभाली ना जा सके, तो सरकार अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए ऐसी लेक्स को रामसर लेक्स या साइट्स इंट्रोड्यूस करवा देती है। ठीक है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज होगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस केस में गवर्नमेंट ऑफ असम भी, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होगी और नेशनल गवर्नमेंट होगी, उन दोनों के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा इस लेक को हर टाइम साफ रखने का। ठीक है, इसके आसपास डेवलपमेंट करवा के रखने का। तो इस कारण वो लेक्स बची रहती हैं, उसका पानी साफ रहता है। ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस इसमें रह जाता है। तो ये है तुम्हारी रामसर साइट्स। 1971 में ये कन्वेंशन आई थी। इसके बारे डिटेल में रामसर साइट के बारे हम एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तुम्हारे वेटलैंड्स हो गए। वेटलैंड्स होते हैं जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है, ज़्यादा गहरी लेक्स नहीं होती, यहाँ पे तुम मतलब चल भी सकते हो, उन्हें वेटलैंड्स कहते हैं। कई बार ये सिर्फ हमारे पैरों तक, ये या हमारे जॉइंट्स तक, लेग तक पानी भी होता है, जहाँ चल सके, उन्हें वेटलैंड्स कहते हैं। वेटलैंड से शुरू करके जो तुम्हारे ओवरऑल सारे लेक्स होगी, वो सारी इसके अंदर कवर हो सकती हैं। क्राइटेरिया यही है, इन्हें बस अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है कि कोई लेक इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वहाँ के लोकल जानवरों के लिए या इंसानों के लिए, स्पीशीज के लिए या ह्यूमंस के लिए, या वहाँ की जो लोकल जोग्राफी है, प्लांट्स प्लांट्स सब कुछ हो गया, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इंडिया का एक एक्ट जो पढ़ना जरूरी है, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो, ये 1972 में, ये इंडिया का वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्ट है। इसमें क्या होता है, इस एक्ट के अंडर हर जानवर को, जैसे टाइगर लायन जैसे भी जो जानवर है, इन्हें ना एक स्टेटस दिया हुआ है।
टाइगर लाइन जैसे जानवरों से लेके जो तुम्हारे घर पे चूहे भी हैं, अब सबके घर पे नहीं होते, कहीं आसपास एरिया में ज्यादातर खाने के जॉइंट्स के पास तो हमेशा होते हैं। हाँ, नहीं तो जो सबसे नेबरहुड में पाए जाते हैं डॉग कैट, इन्हें तक इसके अंदर स्टेटस दिया हुआ है। स्टेटस क्या दर्शाता है? देखो, जो टाइगर लायन जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट जानवर है और जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, इन्हें ना मारना मना है। इन्हें किसी भी केस में कोई नहीं मार सकता। अगर तुम इनका शिकार करोगे तो जेल तक है। ठीक है, इनके लिए ऐसे जानवर शेड्यूल 1 में रखे जाते हैं या शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में रखे जाते हैं, जहाँ इन्हें एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी जाती है। इनमें हाईएस्ट पेनल्टी है और सजा मिलती है इन जानवरों को मारने की। ऐसे ही शेड्यूल 1 से शुरू करते करते एंड में जो लिस्ट आती है वो होती है शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 वाले जानवर कौन से होते हैं? जो एंडेमिक हैं। सॉरी, शेड्यूल 5 के जानवर हैं, शेड्यूल 6 में प्लांट्स हैं। शेड्यूल 5 तक, शेड्यूल 1 टू शेड्यूल 5 तक तुम्हारे जानवर दिए हुए हैं। शेड्यूल 5 में कौन से जानवर आते हैं जिनका शिकार किया जा सकता है? इनमें कौन से आगे? जैसे माउस, कैट, डॉग। ये तुम्हें कोई भी लगता है, लेट्स सपोज कल तुम चलते जा रहे थे, तुम्हारे ऊपर किसी डॉग ने हमला कर दिया, तुमने अपनी जान बचाने के लिए उसे किसी चीज से मारा और वो मर गया, तुम्हारे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, मतलब जान बचाने के लिए तो ऑब्वियसली तुम टाइगर लायन को भी कर सकते हो अगर तुम्हारी जान को खतरा है, पर तुम शिकार नहीं कर सकते। ये जो जानवर है ना, जैसे डॉग, कैट और तुम्हारे पिग हो गए, ये सारे के सारे इन्हें कहते हैं कि वर्मिन हो गए हैं। वर्मिन का मतलब जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है और ये कई बार इंसानों या इंसानों की प्रॉपर्टीज को तबाह कर सकते हैं, तो इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है इसके अंडर। सॉरी, नहीं दी जाती। स्पेशल प्रोटेक्शन टाइगर, लायन, एलिफेंट ऐसे जानवरों को है जो कम है इंडिया में। ठीक है, और शेड्यूल 5 में तुम्हारा, सॉरी शेड्यूल 6 में तुम्हारे एंडेमिक प्लांट्स है। एंडेमिक वर्ड का मतलब क्या होता है? एंडेमिक प्लांट्स का मतलब वो होता है, जो एंडेमिक वर्ड का मतलब ही वो होता है जो सिर्फ उस एरिया में पाया जाए। ठीक है, लोकल है। जैसे कोई पेड़ है जो सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता था, वो पूरे इंडिया के लिए एंडेमिक होगा। अब कोई ऐसा पेड़ है जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के भी एक छोटे से हिस्से में पाया जाता है, वो उस एरिया को एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब होता है उसी एरिया में पाए जाने वाला, बाकी पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है, वो उस जगह को एंडेमिक है ऐसे बोला जाता है, वो उस जगह को लोकल है। फिर तुम्हारे असम का एक नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। यहाँ पे 1 हॉर्न राइनोज, एक सिंगल हॉर्न होता है इनका, ये पाए जाते हैं। और काजीरंगा तुम्हारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो यूनेस्को द्वारा मार्क की जाती है। ठीक है, काजीरंगा में हाईएस्ट डेंसिटी है टाइगर्स की पूरी दुनिया में। ठीक है, अब क्या कहते हैं, वो शिफ्ट की जा रहे हैं तो अब औरंग हो रहा है, पर अभी के लिए फिलहाल के लिए 2006 तक ये था, अभी शिफ्ट किया जा रहा है औरंग में। औरंग छोटा पार्क है, इस कारण उसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी है। ओवरऑल काउंटिंग देखोगे तो काजीरंगा में ज़्यादा है, पर ये इन्वायरमेंट में तुम्हें इन दोनों के फैक्ट समझाऊंगा। औरंग छोटा पार्क है, इस कारण उसकी अब डेंसिटी, अब जो रीसेंट क्लेम है वो औरंग का आ गया, पर काजीरंगा एक टाइम पे हाईएस्ट डेंसिटी वाला पार्क रहा। अब बाकी इसी की सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि ये बर्ड एरिया भी इसका इंपॉर्टेंट माना जाता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसे मार्क किया हुआ है। ये बर्ड्स की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे हम किसी और करंट अफेयर में किस दिन डिटेल में पढ़ेंगे, आती रहती है ये पेपर में बार बार। ठीक है, ये थे सारे के सारे करंट अफेयर आज के। कोई डाउट है तो पूछो, किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। सर हाँ जी। सर ऑस्ट्रेलिया में एक लेक है, वो भी तो पिंक कलर की है। हाँ जी, वही तो मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में भी है,
पर उसका रीजन है कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस है। हमारे अभी पता नहीं चला है कि लूनर लेक पिंक क्यों होगी, इसका रंग क्यों चेंज हुआ। ठीक है, अभी हम स्टडी करेंगे, अभी पिछले महीने से ही इसका रंग चेंज हुआ है, तो अब जाके इसकी स्टडी कैरी आउट की जाएगी कि इसका रंग क्यों बदल गया। उसके बाद पता चलेगा ये लूनर लेक पिंक कैसे होगी। ओके। अभी इसके ऊपर अब स्टडी की जाएगी। ठीक है, किसी और को कोई डाउट, कोई भी हो करंट अफेयर। ठीक है, ये आज के करंट